क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की पाठ्य पुस्तक जिसमें चैप्टर नंबर 5वां पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस वीडियो में हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। टोटल प्रश्न जो दिए गए हैं 11 हैं। शुरू होता है पहला सवाल, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। पहला है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास के साथ सुरक्षित होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए खा में, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। देखिए गौर कीजिए, पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो हम वहाँ पे भरेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है, प्रवासी पंछी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। जो प्रवासी पंछी होते हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, यानी जहाँ ठंडा वहाँ पे मिले। ठीक है। तो हम भरेंगे जलवायु परिवर्तन। हो गया। दूसरे में देखिए क्या करना है आपको, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट हमें करना है। पहला है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, दोनों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे अंतर समझ में आ जाएगा। वन्य प्राणी अभयारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे और जंतु इसमें होते हैं। लेकिन जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में पेड़ पौधे जंतु के साथ साथ आदिवासी भी इसमें होते हैं। यही दोनों में मुख्य अंतर हो जाता है। तो पहले का जो आंसर होगा आपको ऐसे करना है, दोनों में अंतर, वन्य प्राणी उद्यान और उस तरफ है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वनों की तरह कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वन्य प्राणी जंतु संरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं, ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। दूसरे में वन्य जीवन पौधे एवं जंतुओं संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए है, उसको बोलते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ये दोनों में अंतर हो गया। खा पाठ में देखिए चिड़ियाघर एवं अभयारण्य, इसमें क्या अंतर है। तो ऐसे करेंगे हम, देखिए इस तरफ है चिड़ियाघर और उस तरफ अभयारण्य। जो चिड़ियाघर होता है वो मानव द्वारा निर्मित वो कृत्रिम आवास होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं अभयारण्य में। दूसरे में देखिए चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, अधिकतर जीव पिंजड़ों में कैद होते हैं। लेकिन अभयारण्य में ऐसा नहीं होता, इच्छा से भ्रमण करते हैं, जिसमें जीव किसी भी प्रकार से कैद नहीं होता। तीसरे में चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है, क्योंकि कैद होते हैं। भोजन पानी वो सारे जो उसके मालिक होते हैं उसके द्वारा दिया जाता है, लेकिन अभयारण्य में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आरामदायक एवं सुरक्षित होते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है संकटग्रस्त एवं विलुप्त स्पीसीज, इसमें क्या अंतर है। तो इसका अंतर हम ऐसे करेंगे, वह स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे है उसको बोलते हैं संकटग्रस्त स्पीसीज, जैसे कि सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसा इत्यादि। विलुप्त देखिए कौन से हैं, वे स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, प्लांट हो चाहे जानवर जंतु कोई भी हो। ठीक। विलुप्त स्पीसीज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर, वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। खा पाठ में वनस्पति ठीक है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, इसमें क्या अंतर है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। कई प्रकार के प्लांट होते हैं। प्राणी जात में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु वो प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक। देखिए अगला सवाल हम देखेंगे तीसरा, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को काट देना, वनों को ख़त्म कर देना, वनों का विनाश कर देना। तो वनों को अगर काट दिया जाए तो निम्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वन्य प्राणी यानी जो वन में रहने वाले जीव जंतु है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमें बताने हैं। उसके बाद पर्यावरण पे हमें बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले है वन्य प्राणी। वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। वनों के लगातार समाप्त होने से वन्य प्राणी के भोजन
आवास, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो नष्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या में कमी आती है, यही प्रभाव पड़ेगा। दूसरे में पर्यावरण, इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वनोन्मूलन से सब पर्यावरण क्या होगा, वनोन्मूलन से पर्यावरण विनाशकारी और सीधा असर पड़ेगा। पेड़ पौधे काट दिया जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाएगा, वन्य प्राणियों का ह्रास होगा, यही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम ऐसे करेंगे। वनोन्मूलन गांवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि मिट्टी कटाव हो गया, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, बाढ़ आता है तो मिट्टी कट जाती है, फसल पैदावार में कमी आ जाती है, बाढ़ एवं वन्य जीवों के साथ साथ संसाधनों की कमी आदि पर प्रभाव पड़ता है। जल्दी बाढ़ आ जाएगा, खेतों को बर्बाद कर देगा, मिट्टी का कटाव होगा, यही देखने को मिलेगा। इसके बाद शहर में क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में देखिए वनोन्मूलन से शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो लोग सांस कैसे लेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, कल कारखाने उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति कमी हो जाएगी। ठीक, जैसे कि चीनी उद्योग हो गया, कागज़ उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, ये सारे जो है प्लांट पे डिपेंड है। शहरों में वायु प्रदूषण की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद देखिए पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो हम ऐसे लिखेंगे, वन वर्षा लाने और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन में सहायक होते हैं। वनोन्मूलन से पेड़ को अगर काट दे तो पृथ्वी पर CO2 गैस की बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, जिससे जीवन खतरे में आ जाएगा, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगला पॉइंट है अगली पीढ़ी। वनोन्मूलन आने वाली पीढ़ी पर भी गहरा प्रभाव डालती है, जिससे कि पृथ्वी का तापन, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा, ऑक्सीजन की कमी समस्याएं झेलने को मिलेंगी जो आने वाली पीढ़ी है। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर कर दिया तीसरे का। देखिए चौथा सवाल, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, यानी हम पेड़ पौधों को लगातार काटते रहें तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे वृक्षों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का असंतुलन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी, धरती गर्म होगी, प्राकृतिक आपदाएं घटित होगी, असमय बारिश, बाढ़ एवं आपदाएं आएंगी और जीवन अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, क्योंकि जीवन का आधार पेड़ पौधे ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चक्र को ये बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, ये हमारे पर्यावरण यानी धरती पर पड़ेगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा है, किसी जीव का आवास बाधित हो, यानी कोई जीव हो उसका आवास जहाँ वो रहते हैं उसको बाधित कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी जंगलों को ख़त्म कर दिया जाए तो हम ऐसे करेंगे, किसी जंतु का आवास बाधित होने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जिससे वह असुरक्षित हो जाएंगे, भोजन आवास की कमी से वे मर जाएंगे तथा उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी एवं पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बिगड़ जाएगा। ग पार्ट में देखिए, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए, जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, जिसे मृदा हम बोलते हैं, वो नष्ट हो जाए तो क्या होगा, इससे लिखेंगे ऐसे हम इसका आंसर, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे कठोर चट्टानें दिखने लगेंगी, जिससे कि मृदा में हुमस की मात्रा कमी होगी तथा उर्वरक शक्ति की अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक जो शक्ति है भूमि की वो बदलेगी और मरुस्थलीकरण हो, यानी पूरी जो भूमि है वो मरुस्थल में बदल जाएगी। देखिए 5 नंबर है, संक्षेप में उत्तर दीजिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का क्या मतलब है, देखिए पृथ्वी के पर्यावरण में यानी जो जीवमंडल है वहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में कई प्रकार के हो गए हैं, शाकाहारी भी, देखिए जीव जंतु में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो वो सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, उसमें कई प्रकार की विविधता है, तो उसको बचाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जैव विविधता में जो सभी जीव जंतु हैं
तो पारिस्थितिक तंत्र में सबका अलग अलग उनका भागीदारी होता है, रोल होता है। अगर एक को ख़त्म कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको बचाना उसको ज़रूरी है। इसका आंसर कैसे करेंगे? उत्तर लिखेंगे हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि एक जो एकल जीव है यानी सबको ख़त्म कर दें, सिर्फ एक अगर जीव हम रखें, एकल जीव पर पृथ्वी का अस्तित्व संभव नहीं। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना हुआ है। पाठ में देखिए, संरक्षित वन्य भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। जो संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर वन्य जीवन के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं देता। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ऐसे करेंगे, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए यहाँ पे रहने वाले जंतुओं का शिकार करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। ठीक, गौ पाठ में कुछ आदिवासी वन यानी जंगलों पर निर्भर करते हैं। कैसे? उत्तर लिखेंगे ऐसे, आदिवासी लोग वनों या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति जो है वो वनों से प्राप्त करते हैं, वन के उत्पाद से प्राप्त करते हैं। लकड़ी हो गया, जड़ी बूटी हो गया, फल हो गया, वो सारे। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी लोग वनों पे डिपेंड होते हैं। अगला सवाल देखिए, घा है वनोन्मूलन के कारण, यानी वनों को ख़त्म करने का क्या कारक है उसका, और उसका प्रभाव भी क्या है। कारक हम ऐसे लिखेंगे, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, तभी तो पेड़ों को काट दिया जाता है। घर एवं कारखानों का निर्माण करना, लकड़ी की आवश्यकता जैसे कि फर्नीचर के लिए और ईंधन के लिए भी लकड़ी का उपयोग। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, वो जल स्तर नीचे गिर जाएगा। जब भूमि का जल है उसका स्तर नीचे गिरते जाएगा। ठीक, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, सूखा, वो सारा बढ़ने लगेगा। प्रदूषण बढ़ेगा, भूमि की उर्वरता वो कमी आ जाएगी, ये सारे होंगे। अगला है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? हम इससे ऐसे करेंगे, रेड डाटा पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि सभी संकटग्रस्त स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है, यानी संकट जो ग्रस्त जीव जंतु है उसका रिकॉर्ड रखने का एक पुस्तक है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रवास जो है वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज़ का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन हो। जैसे कि प्रवासी पंछी होते हैं, अपने स्थान छोड़ के, गर्मी वाले स्थान छोड़ के जहाँ ठंडा होता है वहाँ उड़ के चले जाते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 6 नंबर है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों का अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, उचित है? इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर ऐसे करेंगे, फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों में अनवरत जो कटाई हो रही है ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वन्य हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, इसलिए हमें इसको बचाना चाहिए। हम जानते हैं कि देखिए कितना आवश्यक है, क्योंकि ये वर्षा लाने में सहायक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन करने में सहायक है। ठीक, ये पूरा आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार करें। हम ऐसे करेंगे, देखिए टोटल 6 सूची है। सबसे पहले हम स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगे, निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, पार्क आदि बनवाकर, सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, कागज़ बचाकर, कम से कम पेड़ों की कटाई करके और लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके हम ऐसे काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 8 नंबर, वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार कमी हुई समझाएं। पेड़ों के काटने से बारिश कैसे कम हुई वो हमें बताना है। लिखेंगे, वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है। ठीक, जिससे कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों द्वारा अवशोषित कर लेती है। अतः इसकी कम मात्रा के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, जिससे कि क्या होगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा।
जल चक्र का असंतुलन हो जाएगा, जिससे कि वर्षा के दर में कमी आ जाएगी, ऐसे होगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना इकट्ठा कीजिए, भारत के रेखा मानचित्र पर उसकी स्थिति दर्शाइए। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक, जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद 10 नंबर है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। उत्तर ऐसे करेंगे कि हमें कागज़ को बचाने चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्ष की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों का साथ साथ हानिकारक रसायन पदार्थ, ठीक, जल, ऊर्जा और इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ये सारे इसमें लगते हैं, हानिकारक रसायन भी लगते हैं, जल भी लगती है, ऊर्जा भी लगती है। तो इससे क्या होगी, तो इसको बचत होगी। अतः निम्नलिखित कार्यों द्वारा कागज़ की बचत कर सकते हैं। पुनः चक्रण, दोबारा उपयोग, पुनः उपयोग, ठीक, पुनः चक्र मतलब दोबारा बनाना, पुनः उपयोग करना, विविधता में उपयोग और जन जागरूकता अभियान चलाकर। इसके बाद देखिए दी गई पहेली को हमें पूरा करना है ऊपर से नीचे की ओर 11 नंबर में, ठीक। पहले हमें ऊपर से नीचे की ओर ऐसे देखना है। विलुप्त स्पीशीज की सूचना देने वाली पुस्तक रेड डाटा पुस्तक हो गई। पौधे एवं जंतुओं को सूक्ष्मजीवों के किस्म की एवं विविधताएँ, ऊपर से नीचे देखिए हम भरेंगे। ये आपका कौन सा हो गया, पहला और दूसरा। ये पहला हो गया देखिए रेड डाटा पुस्तक हो गया, और दूसरा आपका ये रहा जैव विविधता, ऐसे हो गया, जैव विविधता ऐसे हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे। अब हम भरेंगे बाईं से दाईं की ओर ऐसे। दूसरे में पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो ऐसे हमें देखना है जैवमंडल। विलुप्त हुई स्पीसीज, ठीक है, तो कहाँ है तीसरा, देखिए ऐसे हम भरेंगे, ऐसे देखेंगे, संकटपन यानी संकटग्रस्त स्पीसीज हो गई। इसके बाद चौथा, एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले स्पीसीज को क्या बोलते हैं, तो ऐसे हम बोलेंगे विशेष क्षेत्रीय, ऐसे देखना है विशेष क्षेत्रीय। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया।